चलिए, यह क्वेश्चन हो गया था। C1 और C3 का इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों सीरीज में कि पैरेलल में। कितना? C1 C3 बाई C1 प्लस C1 कितना 20, C3 15, 20 इंटू 15 300 बाई 20 प्लस 15 35, 300 डिवाइडेड बाई 35। 5 से यह भी कैंसिल, 5 से यह भी कैंसिल, 5 से यह कैंसिल होगा तो 60 टाइम्स और 5 से यह 7 टाइम्स, तो आ गया 60/7। अब यह दोनों मिल करके एक हो गया कितने का 60/7 का। तो अब टोटल कितना कैपेसिटर? दो। एक 60/7 वाला और C2 मतलब 30 वाला। वोल्टेज किसका पूछा? C2 का। तो सीरीज में जब भी वोल्टेज निकालना हो तो जिसका वोल्टेज निकालना हो कैपेसिटेंस बगल वाले का दूसरे का, तो दूसरा कितना 60/7 डिवाइडेड बाई यह जो वैल्यू है प्लस C2, तो वह वैल्यू है 60/7 प्लस C2 कितना है 30 इंटू टोटल वोल्टेज 90। यहाँ से सॉल्व कर लिए, कितना आया 20 वोल्ट आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 3 और 2 4। यह 1 और 3 आपस में पैरेलल में है। एक और कैसे पता चला? इसको O बोल लीजिए तो नीचे भी। यह किस पॉइंट के बीच? M और O, यह भी ऐसा होता है हमेशा पैरेलल में। तो पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। यह दोनों आपस में, यह किस पॉइंट के बीच? NO चाहे ON, यहाँ भी O और N सेम पॉइंट के बीच है, यह दोनों भी पैरेलल। तो 2 और 4 का पैरेलल 6 हो जाएगा। यह था 4 और यह है 6, यहाँ 4 लिखेंगे नीचे मिटा करके और यहाँ लिख लेंगे 6। यह 4 और यह 6 आपस में सीरीज में 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, 4 इंटू 6 24 बाई 4 प्लस 6 10, 24/10 इज 2.4 सब माइक्रो फैराड। तो C इक्विवेलेंट भी माइक्रो फैराड में। ऐसा ही ना? जो भी करना है जल्दी कर लीजिए। कितना? 2A। और ऊपर में कितना प्लेट है? कि 2 प्लेट है जो पैरेलली प्लेस्ड हो। 2 प्लेट है ऊपर में जो नीचे वाले के पैरेलल है। यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट और यहाँ से यहाँ तक, और इस प्लेट को अपना कंडक्टिंग वायर या किसी प्लेट से भी कनेक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ से यहाँ एक प्लेट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्लेट, यह दोनों मिल करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? D है। उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे? C1 सिंबल के फॉर्म में। फिर यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्लेट जिसके बीच का सेपरेशन है 2D। यह D और यह D कितना 2D। उसका कैपेसिटेंस फिलहाल क्या बोल लीजिए? C2 बोल लीजिए कि नहीं बोल लीजिए। और इक्विवेलेंट के लिए C1 और C2 का या तो सीरीज ले लेंगे नहीं तो पैरेलल ले लेंगे। वह देखना होगा कि सीरीज है या पैरेलल है। क्या दिख रहा है आपको कि सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है कि सीरीज है? सीरीज है या पैरेलल है चेक करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर अपने मन से एक बैटरी ले लीजिए, या तो पॉजिटिव ऊपर बैटरी का है नहीं तो नीचे जहाँ मन है आप ले लीजिए। इसको किससे कनेक्ट करना चाहो बैटरी के? पॉजिटिव से कर ले तो बैटरी का पॉजिटिव का यदि V वोल्ट है तो पूरा प्लेट V पे आएगा कि कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट? पूरा प्लेट V पे आएगा। और निगेटिव से यदि ऊपर को कनेक्ट किए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो सारा प्लेट को 0 वोल्ट मिलेगा कि केवल एक को मिलेगा? तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V-0 V, और इस दोनों का V-0, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो पैरेलल में और सीरीज में होने के लिए क्या होता है कि एक कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव से, लेकिन पॉजिटिव से एक ही है कि दोनों है?
दोनों है। दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट निगेटिव, तो यहाँ पर दूसरे का दोनों प्लेट निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव से इसका भी एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट निगेटिव और इसका भी एक पॉजिटिव और एक, ऐसा हमेशा होता है पैरेलल में कि नहीं। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल C1 और C2 निकाल करके दोनों को, कि नहीं करेंगे। चलिए C1 यदि लिखे तो C1 के लिए क्या फार्मूला यूज कीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट एरिया ए है, पहला वाला कैपेसिटर जो यहाँ तक फॉर्म हुआ है उसका एरिया कितना है, ए है। कुछ बताया नहीं है कि इक्वली, तो आपको मान लेना होगा, देखने से लग रहा है कि वह कैसा डिवीजन है, इक्वल है। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिस्टेंस कितना है, C2 कितना होगा, ए डिवाइडेड बाई इस वाले और इस वाले के बीच का सेपरेशन कितना है, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यह जितना है, मतलब पूरा इसको मान लीजिए, तो यह क्या है उसका आधा है, तो पूरा प्लस आधा होता है 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स 1 प्लस हाफ, 1 को पूरा बोलिए और हाफ को आधा, तो 1 प्लस हाफ ऑलवेज कितना आता है 3/2। तो यहाँ पर यदि इसको 1 बोले हैं और इसको 1/2 बोल लिए हैं, तो 3/2 टाइम्स किसका, हाँ ऊपर वाले का। तो C इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट बिना ऐड गए हुए लिखे ना, कितना 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ पाए क्या, निपटाइए। अलग है 2k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी k1 प्लस k2। यह समस्या हो रहा है, क्या है, एक k1 है और एक k2, एरिया ए है, D/2 और D/2 डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, निकाले नहीं हो C इक्विवेलेंट। यहाँ पर तो और फैक्टर पूछा था, वह तो केवल C इक्विवेलेंट पूछ करके छोड़ दिया है। नोट करें यहाँ तक, अब उसको करने की क्या ज़रूरत है। C1 निकालिएगा, तो डाइलेक्ट्रिक K1 है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट ए डिस्टेंस हो जाएगा D/3। इसको अरेंज कर ले तो 3 ऊपर गया, तो 3k1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C2 को अब डायरेक्ट यहाँ के फॉर्म से लिख लेते हैं, तो 3k2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई C3 हो जाएगा 3k3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कि नहीं होगा। अब टोटल डिस्टेंस D था जो कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, जब भी कैपेसिटर्स में डिस्टेंस डिवाइड हो, हाँ लेकिन प्रोवाइडेड कि एरिया डिवाइड ना हो। एरिया डिवाइड उस समय नहीं होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल एरिया यही है, तब जा करके सीरीज रहेगा। और सीरीज में 3 के लिए आप फार्मूला यूज करते हो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/+1/C2 प्लस 1/C3। LHS में तो 1/C इक्विवेलेंट 1 के डिवाइड में जैसे ही C1 डालोगे 3k1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो डी को पहले ही ले लेते हैं ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 3k1 एप्सिलॉन नॉट ए, की नहीं, या 3k1 3 प्लस दीजिएगा, तो यहाँ पर D 3 और D ऊपर रहेगा और 3k2 एप्सिलॉन नॉट ए, कि नहीं। तो यहाँ से एक अपने को लॉजिक मिल गया कि सब में कॉमन क्या हो सकता है, तो D/3 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो सकता है। तो हम इजी करने के लिए उसको कॉमन ले ही लेते हैं। क्या कॉमन ले लीजिए, D/3 एप्सिलॉन नॉट ए, क्या बचेगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। 1/C इक्विवेलेंट को एज इट इज अभी छोड़िए, इसको भी चुपचाप छोड़ दीजिए, D/3 एप्सिलॉन नॉट ए, k1 k2 और k3 तीनों का LCM हो जाएगा, तो तीनों डिफरेंट टर्म है, मल्टीप्लाई होगा k1 k2 k3। k1 से डिवाइड कीजिएगा तो k2 k3, k1 से पूरा में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हाँ जो कि ऊपर यहाँ जाएगा प्लस में, k2 से करने पर k1 k3, या k3 से करने पर k1 k2। उसको सीक्वेंस में लिख ले, पहले किसको लिख ले, k1 k2 फिर k2 k3 या फिर k3 k1। तो सीक्वेंस में लिखने पर यह हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 k1, कि नहीं। अब अपने को चाहिए C इक्विवेलेंट, तो इसको क्या करेंगे उल्टा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नीचा नीचे वाला सारा चीज़ ऊपर वाला सारा चीज़ नीचे, यहीं पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं लेते हैं।
चलिए यहाँ से सी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर जाएगा डी कहाँ आएगा नीचे, K1 K2 K3 कहाँ जाएगा ऊपर, और बाई वाला ऊपर वाला टर्म K1 K2 प्लस K2 प्लस K3 नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, K3 है K1, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया है, ए है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, और पूरा ए है तो यह भी ए होगा, A/2। तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया के बदले A/2, और ऊपर और नीचे का सेपरेशन कितना है, डी है, एक ही जगह दिखा दिए हैं सब में वही है तो बाई डी। दूसरा होगा K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, फिर से कितना A/2 और डी के बदले डी, डिवाइड क्या हो रहा है, एरिया जब भी डिवाइड हो तो पैरेलल, लेकिन पैरेलल तब बोलेंगे जब डिस्टेंस डिवाइड नहीं हो, तो यहाँ पर भी डी डिस्टेंस, यहाँ पर भी डी डिस्टेंस हो गया, तो दोनों पैरेलल, पैरेलल में C1 और C2 को क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे, और यह भी किया हुआ है, बताना तुम लोग, यह वाला नहीं, क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ, डिस्टेंस, क्या डिवाइड हो रहा है एरिया, पूरा ए था K1 कितना एरिया में, K2 कितना, आपको केवल यहीं तक नोट कर लेना है कि नहीं, फैक्टर की ज़रूरत है कि कितना टाइम से इंक्रीज करेगा यह नहीं पूछा है। मेरे साथ देखिएगा, 3 कैपेसिटर फॉर्म हुआ है, पहला कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, कहाँ से लेफ्ट से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, यहाँ तक कि और आगे, यहीं तक, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिल करके एक कैपेसिटर, फिर यहाँ से यहाँ एक प्लेट और यहाँ से यहाँ दूसरा, और अपर और नीचे वाला लोअर, वह तीसरा हो गया कि नहीं हो गया, यह ए है तो यह भी, तब जा करके टोटल 3 है, इसका मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो यदि नीचे का प्लेट यह लाइन जैसा दिख रहा है, यह प्लेट रहा होगा ऐसा, जिसका ऐसा लेंथ कितना है, इस प्लेट का यह लेंथ कितना 3 है, अब पूरा एरिया कितना है ए है, कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, फ्लैट किसको बोलिएगा, ऊपर वाला को कि नीचे वाले को, नीचे वाले को फ्लैट प्लेट बोलेंगे कि नहीं, और यह तो कुछ जिगजैग स्ट्रक्चर है जैसे सीढ़ी वगैरह का होता है लैडर का, तो बोला है एंड अ सेकेंड प्लेट हैविंग अ, यह भी एक क्या है प्लेट है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे है स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर दिस मच, द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज ए, यह जो चौड़ाई है जिस पे आप पैर रखिएगा वह सब कितने कितने का है, ए का है, तो नीचे 3 ए दिख ही गया है, एंड हाइट इज बी, यह भी, तो यह भी कितना बी है, और पूरे असेंबली का पूरे कॉम्बिनेशन का क्या पूछा है सी इक्विवेलेंट पूछा है। यदि हम लोग C1 लिखें आपको, तो यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो केवल क्या होगा एरिया कितना, हाँ पहला के लिए एरिया कितना है A/3, और सेपरेशन डी हो जाएगा, ये दोनों के लिए सेपरेशन कितना C2 लिखेंगे तो A/3, और सेपरेशन कितना, सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ डी, तो यहाँ से यहाँ भी, और ऊपर बी, तो यह दोनों, सेकेंड कैपेसिटर तो यहाँ फॉर्म होगा जिसके प्लेट के बीच का सेपरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, डी प्लस बी, और C3 यदि लिखें तो एप्सिलॉन नॉट एरिया अगेन A/3 और डिस्टेंस D+2B,
यहाँ से यहाँ डी, और यह पूरा डी प्लस बी, पूरा कितना है डी प्लस बी, तो सामने भी यह पूरा इस दोनों के बीच डी प्लस बी, या ऊपर वाला यह भी तो यह भी बी, तो नीचे डी प्लस बी और ऊपर बी, डी प्लस बी डी प्लस टू बी हो जाएगा। यही तीनों होगा या नहीं होगा? और आपको यह सीरीज में दिख रहा है कि पैरेलल में? पैरेलल में, वही जहाँ कन्फ्यूजन हो तो सीधा क्या कर लीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। पॉजिटिव से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यदि बैटरी का पॉजिटिव भी पे तो पूरा प्लेट, निगेटिव वाला से ऊपर एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कीजिए कहीं भी तो सब जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा, यदि बैटरी के नेगेटिव को जीरो पे मान रहे हैं तो नीचे वाला यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल भी, टोटल भी, और स्मॉल पोर्शन कोई भी कट कीजिए तो वोल्टेज सबका सेम रहेगा। ठीक है क्या? तो यह भी और ऊपर जीरो भी माइनस जीरो भी, यहाँ से यहाँ भी ऊपर जीरो भी माइनस जीरो, इस दोनों के भी बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, और अगेन भी माइनस जीरो भी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से इक्विवेलेंट? C1 प्लस C3। देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, मेरे हिसाब से एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री खाली कॉमन होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री, तो कॉमन लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई थ्री। पहला क्या बचेगा, 1/d प्लस 1/d प्लस बी, प्लस 1/d प्लस टू बी। ऐसा ही होगा ना कि नहीं? छोड़ने के लिए तो यहाँ छोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एलसीएम वगैरह लिया होगा, तो ले लिया जाए क्या? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई थ्री, इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम में भी कॉमन वगैरह लेते हैं क्या, या एलसीएम लेने का तो नया तरीका सिखा रही हो कि कॉमन ले लीजिए एलसीएम लेने के लिए? तीनों टर्म सेम है कि डिफरेंट है एक दूसरे से? तो जब भी अलग अलग टर्म हो तो एलसीएम के लिए एकमात्र उपाय बचता है, सबका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी, अगला डी प्लस बी, और अगला डी प्लस, जैसे ही पूरे में डी से डिवाइड करेंगे तो यह टर्म और यह टर्म बचेगा, वह ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी प्लस, इससे जब डिवाइड कीजिएगा पूरे में तो यह खत्म, डी इंटू इतना बचेगा, बचेगा ना भाई, डी इंटू कितना, डी प्लस टू बी प्लस, अंतिम टर्म से डिवाइड कीजिएगा यह कैंसिल, यह दोनों बचेगा कि नहीं, डी इंटू डी प्लस बी, ब्रैकेट मिडिल होना चाहिए, हम बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट आप अंदर यूज कर लिए हो। ऐसा ही होगा ना, में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस टू बी डी, डी स्क्वायर प्लस आगे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री, तो सी इक्विवेलेंट आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई थ्री, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, डी स्क्वायर प्लस टू बी डी, डी से किए थे ना, अब डी से करने के बाद प्लस है तो सब प्लस ही रहेगा, बी से करे तो बी डी प्लस टू बी स्क्वायर बी डी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस, अगला डी से करोगे तो डी स्क्वायर प्लस टू बी डी स्क्वायर प्लस टू बी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस बी डी, बी पहले लिख रहे हैं जो कि सब जगह बी डी लिखे हैं, तो डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी, ऐसा ही ना, होल डिवाइडेड बाय, नीचे का टर्म पहला क्या था, डी था, अगला क्या था, डी प्लस बी, और अगला क्या था, डी प्लस टू बी, डी प्लस टू बी। हाँ, बिग चाहे स्मॉल कोई भी ले, चुके ऊपर में तो कोई स्मॉल है नहीं। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई थ्री, डी स्क्वायर कितना बार, तीन बार है सर, एक दो और तीनों ऐड हो जाएगा, तीनों कितना, थ्री डी स्क्वायर प्लस टू बी डी और एक बी डी, थ्री और टू फाइव, और एक सिक्स बी डी खत्म हो गया है, टू बी स्क्वायर अकेला है, यही ना,
तो केवल क्या बचा 2b² डिवाइडेड बाई डी प्लस होगा या नहीं होगा? चेक कीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3d, या 3 तो अंदर भी जा सकता है, सब मल्टीप्लाई में है 3, और डी+b और d+2b, ऊपर में क्या होगा 3d² प्लस 6bd प्लस 2b², 3d² प्लस तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, और यह भी मल्टीप्लाई में, तो आप ब्रैकेट लेकर के लिखिए बाहर करके, या एक साथ उसको ले लीजिए, एक ही चीज़ रहेगा, निपटाइए। एक टॉपिक है पोलराइजेशन करके, हम लोग हेडिंग दिए थे डाई इलेक्ट्रिक्स एंड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाई इलेक्ट्रिक तो समझ गए क्या था, एक इंसुलेटिंग मटेरियल था जिसको किसी भी कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाल दिया जाए, चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे या ना रहे, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है कि नहीं, कैपेसिटेंस दोनों ही केस में क्या होता है, बढ़ता है। तो डाई इलेक्ट्रिक तो हम लोग जान गए थे। और डाई इलेक्ट्रिक कितना टाइप का था, 2 टाइप का, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाई इलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, और नॉन पोलर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं हुआ करेगा, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पर फिर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन पोलराइजेशन हम लोग टर्म तो जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को या इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो जाता है और नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स आता है। और यह पूरा काम धाम ही क्या कहलाता है, चार्ज का पोलराइजेशन हो जाना कि नहीं। अब पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है या कम, वह कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा किस पे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो वह फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा, तो पोलराइजेशन क्या होगा। तो पोलराइजेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यदि हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मटेरियल को दे दे, 2 कंडक्टर को दीजिए, एक बार एल्युमिनियम को और एक बार कॉपर को, तो दोनों में पोलराइजेशन का जो अमाउंट होगा, एक्सटेंट होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितना पोलराइजेशन कॉपर में उतना ही एल्युमिनियम में, जितना मेटल में उतना ही नल मेटल में, कि टाइप ऑफ मटेरियल पे भी यह पोलराइजेशन डिपेंड करना चाहिए क्योंकि सब में अपने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से पोलराइज भी होगा सेम फील्ड के लिए तो अलग अलग। तो यहाँ से आपको दिखा कि पोलराइजेशन जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ मटेरियल पे भी कि नहीं। तो कोई ना कोई इस इक्वेशन में पोलराइजेशन का यदि मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए, और साथ में मटेरियल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मटेरियल के थर्मल प्रॉपर्टी के लिए जो टर्म इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस मटेरियल का, कि नहीं बोलते थे। सेम मास के लिए, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए अलग अलग मटेरियल है तो हीट सप्लाइड अलग अलग होगा। Q=ms∆θ, जहाँ S क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता था कि नहीं होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी पोलराइजेशन कम हो गया ज़्यादा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं। तो हेडिंग दे दीजिए नीचे, पोलराइजेशन, POLARISATION, पोलराइजेशन। ब्रैकेट में स्मॉल p यूज कर ले सकते हैं, सिंबल छोटा वाला p। कैपिटल P से जनरली किसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस डाइपोल मोमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही अभी पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P कितना के इक्वल होता है, P होता है Q×D, वेक्टर P होता है Q×वेक्टर D की नहीं। चलिए, तो पोलराइजेशन कैसे डिफाइंड है, तो पोलराइजेशन डिफाइंड है, या पूरा ही नाम लिखना, पोलराइजेशन जिसको स्मॉल p बोले तो यह होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आप यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर क्या करता था, कोइंसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर देता था, सेपरेट कर देता था, तो इंडिविजुअल डाइपोल बनता था। और उस डाइपोल का अब क्या आएगा, कुछ डाइपोल मोमेंट भी आएगा कि नहीं। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वो पूरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का वॉल्यूम। कुछ लेंथ होगा कुछ विड्थ होगा, और लेंथ विड्थ के अलावा हाइट भी होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो लिखिएगा पोलराइजेशन के बारे में, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन वेक्टर होगा या स्केलर होगा। पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर। पोलराइजेशन को चेक करना है तो इस साइड आ जाइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और नीचे वॉल्यूम स्केलर है, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होता है, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलम्ब मीटर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ऊपर क्यों ले जा, नीचे ही रखना इसको। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, जिसको लिखने का एक और तरीका, अब ऊपर ले जा कूलम्ब एम का पावर -2 मीन्स कूलम पर मीटर स्क्वायर की नहीं। नीचे लिखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एस आई यूनिट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एस आई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में जो अच्छा लगे या दोनों लिख ले सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग एस आई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप देकर के नीचे यह फॉर्मूला डाल दीजिए, पोलराइजेशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पोलराइजेशन पी का एक फार्मूला तो हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यही पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई के टर्म में होता है, जाई, इस सिंबल को बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड किया। और यह जो है जाई, यह किसका प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल के लिए जाई का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस जाई को हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। या किसका प्रॉपर्टी, मटेरियल का प्रॉपर्टी। निपटाइए।
जाई को जाई ही जैसा लिखिएगा, एक्स जैसा नहीं, थोड़ा नीचे से लंबा खींच दीजिएगा। हाँ, राइट साइड से नीचे वाला पैर को थोड़ा लंबा खींच दीजिए, हल्का सा लंबा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नहीं लिखिए, हम लोग एक फैक्ट चेक करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट अपने को पहले से पता है, कूलम्ब स्क्वायर पर। और यही एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस के टर्म में होता है फैराड पर मीटर। यही एप्सिलॉन नॉट का एक और ऐसा यूनिट क्या याद रखना है, फैराड पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम्ब। इसको यदि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोले हो, कूलम्ब और न्यूटन, तो इसको भी क्या ले ले, न्यूटन पर कूलम्ब। वोल्ट पर मीटर लेने की जरूरत नहीं है। और पोलराइजेशन अभी निकाले, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ससेप्टिबिलिटी निकालना हो तो पोलराइजेशन में एप्सिलॉन नॉट और ई से क्या करेंगे, डिवाइड। ऊपर पोलराइजेशन का यूनिट, नीचे एप्सिलॉन नॉट का और ई का, वहाँ से किसका यूनिट आएगा, ससेप्टिबिलिटी का। जाई को क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से यदि आप जाई निकाल करके चेक कीजिए, यह क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन स्मॉल p डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यह बेचारा आया था कूलम्ब डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, यह होता है एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब स्क्वायर। आप पर जाएगा ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम्ब। पर वाला कूलम्ब जाएगा ऊपर, एक कूलम्ब और एक कूलम्ब मिल करके, यह कूलम्ब स्क्वायर से यह कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जाई क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। और यदि यूनिटलेस है तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। और यहाँ से यह फैक्ट याद रखेंगे आज के बाद कि ससेप्टिबिलिटी कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक वाला या फिर मैग्नेटिक वाला ससेप्टिबिलिटी, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। नीचे लिख सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ससेप्टिबिलिटी ब्रैकेट में ही कर लीजिए ना, रुक जाए। ब्रैकेट में बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी ब्रैकेट में लिखिएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ब्रैकेट क्लोज। इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, is a unitless quantity, and hence it has no dimensions, and hence it has no dimensions। चाहिए तो दिखा ले सकते हैं कि डायमेंशनलेस कैसे हुआ।